हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। यह जो मॉडल आंसर डिस्कशन का टॉपिक है वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 यानी कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। और यह जो प्रश्न है वह 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हमारे द्वारा चलाए जा रहे पेड आंसर राइटिंग बैच का हिस्सा है। उसके अंतर्गत कल जिस प्रश्न को हमने डिस्कस किया था उसके उसी के आंसर को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यह जो आंसर है वह ग्रुप पे जुड़े हुए एक अभ्यर्थी के द्वारा लिखी गई है और काफी अच्छे तरीके से उन्होंने इस प्रश्न का आंसर लिखने का प्रयास किया है। तो मैं उन्हीं के आंसर को आपके साथ डिस्कस करूंगा और साथ ही यह भी बताऊंगा कि इसका आंसर किस प्रकार से लिखा हुआ होना चाहिए। प्रश्न है, संविधान की मूल संरचना से आप क्या समझते हैं? मूल संरचना के सिद्धांत से संबंधित न्यायिक वाद विवाद पर चर्चा करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न मुख्यतः 2 सेक्शन में पूछा गया है। प्रश्न का पहला सेक्शन जो है वह है कि मूल संरचना से आप क्या समझते हैं, यानी कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, उसे डिफाइन करना है। दूसरा सेक्शन मूल संरचना के सिद्धांत से संबंधित न्यायिक वाद विवाद पर चर्चा करें, यानी कि मूल संरचना के सिद्धांत से संबंधित न्यायपालिका और संसद के बीच जो वाद विवाद हुए हैं उस पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो प्रश्न 2 सेक्शन में पूछा गया है। तो प्रश्न सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रो सेक्शन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्रमवार रूप में हम लोग आंसर की ओर आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में चूंकि प्रश्न पूछा गया है कि संविधान की मूल संरचना से आप क्या समझते हैं, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं कि संविधान की मूल संरचना होता क्या है या फिर मूल संरचना का क्या महत्व है। इंट्रोडक्शन में आप इन्हीं 2 चीजों के इर्द गिर्द आप इंट्रोडक्शन को लिखेंगे। भारतीय संविधान की मूल संरचना से तात्पर्य उस मूलभूत ढांचे एवं मौलिक सिद्धांतों से है जो हमारे संविधान का आधार हैं, यानी कि मूलभूत ढांचे के अंतर्गत वे सभी बिंदु आ जाएंगे, वे सभी विशेषता आ जाएगी जिस पर संविधान की नींव टिकी हुई है। ठीक है, प्रश्न से ये मूल संरचना या मूलभूत ढांचा, यानी कि जो संविधान के लिए मूलभूत हो, संविधान के लिए जो बेसिक लेवल का काम करे, जिस पर संविधान की नींव टिकी हुई हो, वही मूलभूत ढांचा और मूलभूत संरचना के नाम से जाना जाएगा। मूल संरचना सिद्धांत हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को परिभाषित करने वाली आवश्यक विशेषताओं की सुरक्षा करता है एवं उन्हें मनमाने परिवर्तन या उल्लंघन से बचाता है। और यह भी आप सभी जानते हैं कि जब केशवानंद भारती मामले के अंतर्गत मूलभूत ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या की गई न्यायपालिका के द्वारा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मूलभूत ढांचे में संसद के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है और अगर संसद ऐसा करती है तो उसे असंवैधानिक करार दिया जाएगा, यानी कि मनमाने परिवर्तन या उल्लंघन से यह बचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पर इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया। मूल संरचना सिद्धांत संविधान की उस मूलभूत विशेषताओं को संदर्भित करता है जिन्हें संसद संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित या निरस्त नहीं कर सकती। कोई भी संविधान संशोधन जो मूल संरचना का उल्लंघन करती है वह असंवैधानिक है तथा इसे अमान्य घोषित किया जा सकता है। मूल संरचना के कुछ तत्व इस प्रकार से हैं। ठीक है, देखिए अभी हमने बताया कि जो मूलभूत संरचना का जो सिद्धांत है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मूलभूत संरचना का जो सिद्धांत है वह 1973 ईस्वी में, आगे जब न्यायिक वाद विवाद की चर्चा की गई है तो वहां पे डिस्कस किया गया है, लेकिन आप यहां पर भी आप लिख सकते हैं इसे कि मूलभूत संरचना का जो सिद्धांत है वह 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती मामले के अंतर्गत न्यायपालिका के द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। और मूलभूत ढांचे की व्याख्या करते हुए उस समय न्यायपालिका ने स्पष्ट रूप से कहा कि मूलभूत ढांचे जो है वह संसद के द्वारा संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता, यानी कि संसद मूलभूत ढांचे में मनमाने तरीके से उसे निरस्त नहीं कर सकती है। और अगर वैसा करती भी है या मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका के द्वारा
द्वारा उसे असंवैधानिक करार दिया जा सकता है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि आखिर मूलभूत ढांचे के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं। तो न्यायपालिका के द्वारा विभिन्न समयांतराल पर 1973 ईस्वी के बाद से लेकर विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने समय समय पर स्पष्ट किया है कि मूलभूत ढांचे के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं आती है। ठीक है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, न्यायिक समीक्षा, प्रजातंत्र, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक स्वतंत्रता, संसदीय शासन प्रणाली, ये सभी जो हैं वह मूलभूत संरचना के ही तत्व हैं या फिर मूलभूत संरचना के उदाहरण हैं। यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। यहाँ पर आप ये जो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, तो आप यहाँ पे रेफरेंस भी बता सकते हैं कि न्यायपालिका ने किस वाद के अंतर्गत किस थ्योरी को मूलभूत ढांचा घोषित किया है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने रख रहा हूं, जैसे जो कानून का शासन, विधि का शासन है, वह इंदिरा साहनी मामले के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने विधि के शासन को मूलभूत संरचना के रूप में घोषित किया है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि केशवानंद भारती मामले के अंतर्गत संविधान की संरचना को या फिर संघीय ढांचे को, संसदीय शासन प्रणाली को मूलभूत ढांचा घोषित किया गया। तो आप 2-3 यहाँ पर एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे कि होलोहन मामला हो गया, मिनार्वा मिल का मामला हो गया, इंदिरा गांधी का मामला जिसका अंतर्गत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को मूलभूत ढांचा घोषित किया गया। तो ये लक्ष्मीकांत में आपको लिस्ट मिल जाएगी, लक्ष्मीकांत बुक के अंतर्गत यह लिस्ट दी गई है और उसे आप लोग अपने आंसर में इसे यूज कर सकते हैं। इससे आपकी आंसर की जो गुणवत्ता है वह बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ये भी प्रयोग कर सकते थे। अब आइए, भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत की उत्पत्ति मुख्य रूप से 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में ऐतिहासिक फैसले के फलस्वरूप हुई, किंतु न्यायपालिका के द्वारा इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे कई निर्णयों की देन है जिसने मूल संरचना की अवधारणा को विकसित एवं स्थापित किया है। देखिए, जो मूल संरचना का सिद्धांत है वह काफी लंबे समय तक संसद और न्यायपालिका के बीच एक रस्साकसी का विषय रहा है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग होती है 1951 ईस्वी में शंकरी प्रसाद केस से और यह 1973 तक जाता है केशवानंद मामला तक। इस समय तक संसद संविधान में संशोधन कर सकती है या नहीं, इसको लेकर लंबे समय तक वाद विवाद हुए। अगर न्यायपालिका उसे अवैध करार देती है तो संशोधन के द्वारा संसद उसे अवैध निरस्त कर देती है। तो इस प्रकार से रस्साकसी लंबे समय तक चला है। तो आइए एक एक करके न्यायिक वाद विवाद के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं उसे हम लोग चर्चा करेंगे, जिनमें पहला है शंकरी प्रसाद केस 1951। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है। ठीक है, आप लोग इतना ही समझिए कि शंकरी प्रसाद मामले 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, इसके बाद शंकरी प्रसाद के बाद मामला आता है सज्जन सिंह का मामला। यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है लेकिन मैं बता दे रहा हूं, शंकरी प्रसाद के बाद आता है सज्जन सिंह मामला। आप लोग नोट कर लें, सज्जन सिंह मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया। यही फैसले को उन्होंने सही ठहराया और कहा कि संसद जो है वह आर्टिकल 368 के माध्यम से संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, यानी कि शंकरी प्रसाद मामला और सज्जन सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया कि संसद संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 का प्रयोग करके कर सकती है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो वाद है, केस है, वह गोलकनाथ मामला 1967 वर्सेस पंजाब राज्य। ठीक है, गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति नहीं रखती है। ठीक है, यानी कि अभी तक क्या चला आ रहा था, शंकरी प्रसाद मामला आपने देखा, सज्जन सिंह मामला आपने देखा और इन दोनों में न्यायपालिका ने स्पष्ट रूप से कहा कि आर्टिकल 368 के तहत संसद जो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति रखती है, यानी कि संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ मामला 1960
2007 में यह निर्णय पलट दिया सर्वोच्च न्यायालय ने और उन्होंने कहा कि संसद जो है वह मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, एकदम क्लियर होना चाहिए। इन दोनों निर्णय में कहा न्यायपालिका ने कि कर सकती है और गोलकनाथ में कह दिया कि नहीं कर सकती है। अब इस निर्णय के खिलाफ संसद की प्रतिक्रिया देखने को मिली। संसद ने 24वां संविधान संशोधन पारित कर दिया, जिसके तहत इस अधिनियम में कहा गया कि आर्टिकल 368 जो है वह संविधान संशोधन की शक्ति का वर्णन करती है। इसीलिए आर्टिकल 368 जो है उसका प्रयोग करके संसद मूल अधिकार को सीमित या वापस लेने का अधिकार रखती है। यानी कि आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। ठीक है, शंकर प्रसाद और सज्जन सिंह में कहा था कि संशोधन कर सकती है, गोलकनाथ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संशोधन नहीं कर सकती है और इसी निर्णय के खिलाफ संसद ने 24वां संविधान संशोधन पारित किया। इस निर्णय को पलटने के लिए और 24वें संविधान संशोधन में कहा गया कि संसद आर्टिकल 368 के तहत मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अगला है यहां पर निर्णय लास्ट क्या है, 24वां संशोधन, जिसके तहत संसद यह अधिनियम पारित की कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, मौलिक अधिकार को वापस लिया जा सकता है, उसे सीमित किया जा सकता है। अब आता है केशवानंद भारती मामला 1973। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह बेसिकली 24वां संविधान संशोधन की वैधानिकता को इसमें चुनौती दी गई और कहा गया कि क्या संसद के द्वारा 24वां संविधान संशोधन जो पारित किया गया वह वैध है या नहीं। तो केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। यानी कि 24वां संविधान संशोधन जो है संसद के द्वारा किया गया उसे न्यायपालिका ने वैध ठहराते हुए कहा कि हाँ ठीक है, संसद संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत कर सकती है, लेकिन यह जो उसकी शक्ति है वह शक्ति सीमित है, असीमित नहीं। और इसी समय न्यायपालिका ने मूल संरचना की अवधारणा को प्रतिपादित किया और मूल संरचना की अवधारणा को प्रतिपादित करते हुए न्यायपालिका ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान की मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। और मूलभूत ढांचे के अंतर्गत उन सभी विशेषताओं को रखा जाता है जिस पर संविधान की नींव टिकी हुई है, जैसे मौलिक अधिकार, ठीक है, संघीय ढांचा, संसदीय शासन व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, ऐसे कई सारे वयस्क मताधिकार, ऐसे कई सारी विशेषताएं हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, ऐसे कई सारे बिंदु हैं जो हमारे संविधान की विशेषता है और वही मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आती है। तो कुल मिलाकर आप यह समझिए कि जो संविधान की मूल विशेषताएं हैं उसमें संसद जो है वह संशोधन नहीं कर सकती, ऐसा जो है वह केशवानंद मामले में न्यायपालिका के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से रस्साकसी लंबे समय तक चला। इंदिरा गांधी मामला 1975। इंदिरा गांधी मामला 1975 में मूल संरचना सिद्धांत की पुनः पुष्टि की गई। यानी कि केशवानंद मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसी की पुनः पुष्टि की गई इंदिरा गांधी मामले 1975 के केस में, और जिसमें न्यायालय ने 39वां संशोधन के प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवाद को सभी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया था। और चूंकि अभी हमने बताया ना कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भी मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आते हैं, तो इंदिरा गांधी मामले में आप देखेंगे कि फिर से केशवानंद मामले को ही रिपीट किया जाता है जजमेंट के रूप में। ठीक है, न्यायपालिका की इस नव आविष्कृत मूल संरचना के प्रतिक्रिया में संसद 42वां संशोधन लेकर आती है। ठीक है, यानी कि इंदिरा गांधी और केशवानंद में जो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत लाया गया उसके बाद पुनः संसद के द्वारा 42वां संविधान संशोधन लाया गया। और 42वां संविधान संशोधन में आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत बेसिकली यह मौलिक अधिकार और डीपीएसपी से जुड़ा हुआ विवाद आता है, जिसके अंतर्गत
डीपीएसपी को मौलिक अधिकार से ऊपर वरीयता दी गई और कहा कि डीपीएसपी के कारण मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि न्यायपालिका के द्वारा 42वां संविधान संशोधन के इस प्रावधान को भी अवैध घोषित कर दिया गया। यानी कि संसद बार बार चाह रही थी कि मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाए, लेकिन न्यायपालिका के द्वारा बार बार उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा दिया जा रहा था। और फाइनली अभी भी आप देखेंगे कि यही है कि मौलिक अधिकार में उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। अभी वर्तमान समय में दोनों एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। ठीक है, मिनर्वा मिल मामला आते हैं। मिनर्वा मिल मामले में 42वां संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें न्यायालय ने कई प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया, जो अभी हमने ऊपर बताया, जो न्यायिक समीक्षा व मूल अधिकारों को कमजोर करती थी। इस तरह संविधान की सर्वोच्चता एवं मूल संरचना सिद्धांत का महत्व बनाए रखा गया। तो आप देखेंगे कि न्यायपालिका के द्वारा विभिन्न निर्णयों के माध्यम से मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को और मजबूती प्रदान की गई और समय अंतराल पर कई सारे ऐसे वाद सामने आते हैं जिसके माध्यम से इसे और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाया गया। और वर्तमान समय में अपना जब संविधान देखेंगे, भारतीय संविधान, तो उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता आपको मूलभूत ढांचा के रूप में देखने को मिलेगी। और मूलभूत ढांचा ऐसा सिद्धांत है कि सरकार कितनी भी मेजोरिटी से आए, वह चाहकर भी संविधान में बदलाव नहीं कर सकती है। वामन राव मामला 1981, इसमें न्यायालय मूल संरचना के सिद्धांत को और मजबूती प्रदान किया गया। न्यायालय के द्वारा न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल का जो डेडलाइन है वह केशवानंद का डेट का है। केशवानंद मामले का जजमेंट इसी दिन आया था, 24 अप्रैल 1973, और न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद भी अगर कोई कानून बनाया जाता है और वह मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे भी असंवैधानिक करार दिया जा सकता है। ठीक है, तो मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को एक और फिर मजबूती प्रदान करने का काम न्यायपालिका के द्वारा किया गया। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि संसद एवं सर्वोच्च न्यायालय के बीच वाद विवाद ने अंततः मूल संरचना के सिद्धांत की अवधारणा को प्रतिपादन किया, जिससे संसद की असीमित संविधान संशोधन की शक्ति पर रोक लग पाई है। हालांकि मूल संरचना के सिद्धांत की कोई निश्चित व्याख्या नहीं होने के कारण न्यायपालिका की निरंकुशता को बढ़ावा देखने को मिल सकती है। और आप देखेंगे कि अभी भी विभिन्न समय अंतराल पर न्यायपालिका के द्वारा मूलभूत ढांचे के तहत नई नई विशेषताओं को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, वह कोई एक बार निर्धारित नहीं किया गया न्यायपालिका के द्वारा। जैसे जैसे न्यायपालिका के द्वारा विभिन्न विषय चले जाएंगे निर्णय के लिए, उस दौरान न्यायपालिका निर्णय करते हुए कोई भी मूलभूत ढांचा किसी विषय को घोषित कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रश्न था उसका अच्छा आंसर लिखा हुआ था, सबको मॉडल आंसर प्रोवाइड करा दिया गया है। इसके आंसर फॉर्मेटिंग ग्रुप पे भेज दी गई है। ठीक है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट नोट्स पेड आंसर राइटिंग बैच में कराया जा रहा है। तो इसी प्रकार से कंटिन्यू रखना है और जो भी अच्छे आंसर लिखे हुए आएंगे उसे मैं यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर दूंगा, ताकि जो ग्रुप पे नहीं जुड़ पाए हैं किसी भी कारण से, चाहे वह इकोनॉमिक रीजन हो या फिर व्यस्तता, कुछ कोई भी रीजन हो, तो वे इसका बेनिफिट ले सके और आंसर राइटिंग उनको कहीं भी रोकना ना पड़े। ठीक है, कल अप्रैल महीने की फर्स्ट डे है। ठीक है, कल 1 अप्रैल है, तो कल अप्रैल महीने की जो मंथली टारगेट है उसका वीडियो कल अपलोड कर दिया जाएगा। और इस महीने में, अप्रैल महीने में, हमारी कोशिश होगी कि पर डे कुछ प्रश्न आपको टेलीग्राम पर लिखने के लिए दिए जाएं और आप लोग उसका आंसर लिखें और खुद सेल्फ असेसमेंट कर सकें। ठीक है, तो हमारी चूंकि जो हमारा मंथली टारगेट है उसके अंतर्गत जीएस पेपर 2 पूरा फिनिश हो चुका है, तो हमने पिछले मंथ में ही बोला था कि कुछ प्रश्न प्रोवाइड करा दिए जाएंगे ताकि आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। तो अप्रैल महीने में आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी और कल मंथली टारगेट से संबंधित वीडियो का अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग उसके देखकर और पूरे महीने आप लोग उससे अच्छे तरीके से फॉलो करें। चलिए, बस इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूं। शीघ्र एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। इस YouTube चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हमारे इस YouTube चैनल ISPC सेंटर से जुड़ सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।